हेलो एवरीवन, मैं कैलाश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एंड यूपी पीएससी व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने अपना बीटेक एनआईटी भोपाल से कंप्लीट किया है। देन आई वाज सिलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए फ्रॉम 2018। मैंने वहाँ पर लगभग 1 साल काम किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एज अ डीए हो गया 2019 से, एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन उत्तराखंड। आई वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड इन WCAG फ्रॉम 2020, बट फर्दर प्रिपरेशंस की वजह से मैं सिविल सर्विसेज की कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रिपरेशन। उसकी वजह से मुझे फिर मैंने W ज्वाइन नहीं किया, कि W की जैसा आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा टूरिंग एंड ट्रैवलिंग की जॉब होती है। कंटिन्यूसली आप हर मंथ बाहर ही रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कई बार पढ़ाई पे। तो इसलिए वो जॉब नहीं ज्वाइन की और मैं अभी भी एज अ डीए कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें। नियरली मुझे लगभग 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है इस जॉब में, तो अब मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड वे में चीज़ें आपको बता सकता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल से। जो डिविजनल अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है वो नॉर्मल एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपको स्टेट अलोकेट कर दिया जाता है। स्टेट अलोकेट होने के बाद आप आकर यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करते ही आपको कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके आपको सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। जैसे आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, अगर आपने टेक्निकल डिजिग्नेशन लिया होता है किसी जॉब से तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम या पुलिस वेरिफिकेशन ये दोनों चीज़ें नहीं करानी पड़ती हैं। आपको डायरेक्टली अपने ऑफिस से वो चीज़ें वहाँ से निकलवा के सबमिट करवा देते हैं। आपको इन प्रोसेस से फिर नहीं गुजरना पड़ता है। फाइनली जब आपका पूरा डीवी कंप्लीट हो जाता है डिपार्टमेंट में, जहाँ पर भी आपको अलॉट हुआ है जिस स्टेट में भी, उसके बाद आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट के आपको कोई डिवीज़न अलॉट कर दिया जाता है। डिवीज़न बेसिकली इसलिए अलॉट होता है कि ताकि आपकी सैलरी वहाँ से रिलीज़ होती रहे। ये इसलिए आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है वहाँ पर, सिर्फ आप सैलरी पर्पज़ के लिए आपको वहाँ पर अटैच किया जाता है। आप एक बार वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग जो भी होती है ये स्टेट वाइज वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में डायरेक्टली आप जैसे ही जाते हैं आपको ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनिंग आपकी चलती है। जैसे मैं आई एम करेंटली वर्किंग एट उत्तराखंड, तो हमारे यहाँ ये प्रोसेस है कि हमको स्टार्टिंग में एज अ फील्ड ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। हमारा जो सीनियर होता है जिसके अंडर में हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमको ऑफिस के बेसिक वर्क समझाते हैं, किस तरह से आप बिल वाउचर या जो भी चीज़ें देखते हैं समझते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ ऑफिस में समझते हैं। उसको एज अ फील्ड ट्रेनिंग देखी जाती है। ये लगभग 5-6 महीने तक चलती है, जिस हिसाब से भी जहाँ जिस स्टेट का चलता है। उसके बाद फिर आपको इन हाउस ट्रेनिंग, जो कि मेन ऑफिस में हेड ऑफिस में होती है, वहाँ पर आपको बुला लिया जाता है। जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कहीं पर 6 मंथ्स की है, कहीं पे 1 ईयर की है, बट विद इन 2 ईयर्स आपको आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। हर जगह से आपका एग्ज़ाम हो चुका होता है ट्रेनिंग के बाद में, एंड फाइनली आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होते ही आपको डिवीज़न अलॉट कर दिया जाता है। ये जो आपको नया डिवीज़न अलॉट होता है, अब आप यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठते हैं। आप यहाँ पर पूरा फाइनेंस डिवीज़न जो होता है उसके एज अ हेड जो है कंसीडर किए जाते हैं। ओवरऑल ऑफिस के जो हेड होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, बट वो इंजीनियरिंग साइड के होंगे। और अब फाइनेंशियल वर्क्स के लिए आप वहाँ के हेड हैं, सेपरेटली आपके साइन से ही सारे वहाँ के बिल वाउचर ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जॉब प्रोफाइल है ये आपको इनफ पावर देती है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आप डायरेक्टली साइन करते हैं, सीधे अथॉरिटी में आप बैठते हैं। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि हमें किस तरह के डिवीज़न अलॉट किए जाते हैं। इसमें डिविजन्स में जैसे आपके PWD हो गया, रूरल वेलफेयर हो गया, माइनर इरिगेशन, रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी DA को बैठाया जाता है। और कुछ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है स्टार्टिंग से। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आजकल नए नए चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। नलकूप विभाग बोलते हैं, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। बेसिकली आपको
एक डिवीज़न दे दिया जाता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि दरअसल स्टेट्स में डीए की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं है, तो कई बार एक एक डीए 2 से 3 डिवीज़न अकेले संभालता है। अब हम बेसिकली इसकी बात करते हैं कि जॉब पावरफुल क्यों है, लोग इस टाइम टॉपर्स क्यों इस जॉब को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक तो इसमें आप प्रोबेशन के डायरेक्टली बाद आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है, डायरेक्टली आप जो भी वहाँ के वर्क हैं, मेल्स, वाउचर, टेंडर, इन चीज़ों पे आप साइन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है वो इक्विवेलेंट टू एसडीओ है, असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि डायरेक्टली पीसीएस से आते हैं, आपकी पावर उनके इक्विवेलेंट होती है डायरेक्टली। तो आप इसलिए ये समझ सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये पोस्ट इतनी शॉर्ट आफ्टर पोस्ट बनती चली जा रही है पिछले कुछ ईयर्स में। हम इसके नेचर ऑफ वर्क की अगर बात करते हैं तो जो नेचर ऑफ वर्क है, हमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जिस उस डिवीज़न का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके हमें बिल्स, वाउचर्स, टेंडर्स, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। बेसिकली जितने भी बिल्स होते हैं आपके साइन के बगैर पास नहीं होंगे। जो टेंडर है उसमें भी कई स्टेट्स में डुअल सिग्नेचर होता है। डुअल सिग्नेचर का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव के भी साइन होते हैं और आपके भी साइन होते हैं कई दफ़े। तो इस तरह से डुअल पावर में जो कुछ स्टेट्स में जहाँ पर डुअल सिग्नेचर है वहाँ अथॉरिटी ज़्यादा है। तो आपको इस तरह के काम परमानेंट करने होते हैं कि आपको जीएसटी कैलकुलेट करनी है और जितने भी खैर आपके जो भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वहाँ के, वो सब आपको देखने हैं। पर बेस जो प्राइमरी मोटिव है डिविजनल अकाउंटेंट जॉब का, वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं कि जो भी वर्क या जो भी प्रोजेक्ट वो पास हो रहा है, चल रहा है, वो क्या फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, कि वो उस सही तरीके से करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, कितना मिनिमम फाइनेंस उसमें यूज़ हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमारी मेन जो वर्क प्रोफाइल है वो यही है, फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो है कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम। जब आपकी ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है तो सभी को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि आपके लिए एज अ कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम है। और अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिपेंड करता है उनके अथॉरिटी पे कि वो आपको टर्मिनेट ना करके डिमोट कर देंगे। जैसे आप डिविजनल अकाउंटेंट है, आपको अकाउंटेंट बना दिया जाए या ऑडिटर बना दिया जाए, इस तरह से। बट फाइनली आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा अगर आपको डीए की पोस्ट पे कंटिन्यू करना है तो। डीएजी, इस एग्ज़ाम को डीएजी बोलते हैं, डिविजनल अकाउंट्स ग्रेड एग्ज़ाम। ये इसके लिए मैक्सिमम जो अटैम्प्ट्स हैं वो 3 हैं। 3 अटैम्प्ट्स में ही आपको एक क्लियर करना होता है हर हालत में। कई बार ये भी होता है कि एक मर्सी अटैम्प्ट्स भी 3 दिए जाते हैं, बट वो पूरी तरह से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी हैं, जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मर्सी अटैम्प्ट्स देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आपको एक क्लियर है कि आपको डीएजी एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, देन ही आपको डिवीज़न अलोकेट होगा। अदरवाइज़ आपको डिवीज़न अलोकेट नहीं होता है 2 साल के प्रोबेशन पे भी, और आपका प्रोबेशन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा प्रो है वो ये है कि आप अगर डीए नहीं कंटिन्यू एज अ डीए नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एसएएस एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एसएएस एग्ज़ाम दे के आप अपनी फील्ड प्रॉपरली अलग कर सकते हैं। एसएएस दे के आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड जब आपका ख़त्म होता है उसके बाद आप एग्ज़ाम, आप जब एसएएस एग्ज़ाम देते हैं और डब्ल्यू की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शायद उसी स्टेट में ही डब्ल्यू की पोस्ट आपको मिल सकती है। बट कई बार जब अगर वहाँ पर डब्ल्यू की पोस्ट नहीं खाली है डिपार्टमेंट में तो आपको नियर अबाउट जो भी आपका स्टेट है वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। पर सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि अगर मान लीजिए आपको टूर ट्रैवल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में, सीएजी के अंडर में, अगर आपको डब्ल्यू की प्रोफाइल नहीं पसंद आती है तो आप रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा आप डीए में आ सकते हैं।
ये फैसिलिटी सबसे अच्छी है जो इस एग्ज़ाम में है। अगर आपको डब्ल्यू पसंद आता है तो आप वहाँ रह सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है टूरिंग एंड ट्रैवलिंग से तो आप लौट के वापस डीए दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ये डायरेक्टली जो लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू डब्ल्यू बनते हैं उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है। दे कैन नॉट रिवर्ट द जॉब टू द डीए एक्सेट्रा। अब सबसे मेन जो टॉपिक है वो सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली ग्रुप बी की जॉब है। बेसिक पे 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें बेसिक पे आपका 35,400 होता है, प्लस इसके साथ अलाउंसेस जुड़े होते हैं। जैसे आपका एचआरए हो गया, डे एयरलाइंस अलाउंस हो गया और टीपीटीए हो गया। एचआरए आपका बेसिकली एक्सएटी में 27% है इस टाइम पे, वाई में 18% है और जेड में 9% है। डी आपका 42% है जो कि बेसिक पे का मिलता है आपको। टीपीटीए की सिटीज़ होती हैं, कुछ 15-16 सिटीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ टीपीटीए, जिनको टीपीटीए सिटीज़ बोला जाता है, वहाँ पर 3600 प्लस डीए ये आपको मिलता है, नियरली 5000 के आसपास होता है। बट एक्सेप्ट ऑल दैट सिटीज़ आपका जो डीए होता है लेवल 6 की जॉब के लिए ये 1800 प्लस डीए होता है, आपको ये मिलेगा। कुछ जैसे हिली एरियाज़ हैं तो हिली एरियाज़ में आपको बॉर्डर अलाउंसेस इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में जो लोग पोस्टेड हैं उनको जो बॉर्डर अटैच्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको 4100 जो अलाउंस है बॉर्डर अलाउंस के तौर पे ये उन्हें मिलता है। आप ये समझ के चलिए कि जो डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब है ये बेसिकली आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जेड सिटी में ही मिलेंगी। कहीं वाई में मिल सकती हैं, वाई सिटी इतनी होती भी नहीं है, तो मैक्सिमम आपको जेड मिलेंगी, एक्स में तो नहीं ही। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी मिनिमम जो अभी अप्रॉक्स बन रही है वो 50,000 पर मंथ के हिसाब से बनेगी। ये वैरी भी हो सकती है कि अगर आपका वाई एज एक्स सिटी चेंज होता है, टीपीटीए चेंज होते हैं सिटीज़, तो आपका 60,000 पर मंथ के हिसाब से भी ये जा सकता है। बट आप ये मान के चलिए कि आपको जेड सिटी ही मिलने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली होते हैं, तो आप 50,000 पर मंथ के हिसाब से अभी आप मान सकते हैं ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशनल एस्पेक्ट अगर हम डिविजनल अकाउंटेंट का देखें तो ये बाकी जॉबों की तुलना में थोड़ा सा अच्छा है। अभी तक नॉर्मली जो आप डीए के तौर पे ज्वाइन करते हैं 5 इयर्स मिनिमम सर्विस पीरियड होता है, जो जिसके बाद आपको पहला प्रमोशन दिया जाता है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 डीएओ ग्रेड 2 में। कई बार ये मिनिमम 5 इयर्स होता है, बट ये कई बार बढ़ के 6-7 साल भी हो जाता है अगर सीटें वैकेंट नहीं हुई। दूसरा प्रमोशन आपको 4800 ग्रेड पे है, जो कि डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 है। ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ये आपको लगभग 2 से 3 साल या 4 साल में आपको ये भी प्रमोशन आपको मिल जाता है, डिपेंड करेगा सीटें कितनी वैकेंट है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरा प्रमोशन, जो कि सीनियर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर सीनियर डीएओ। ये आपका लास्ट प्रमोशन होता है और ये 5400 ग्रेड पे का प्रमोशन है। आप क्लास 1 हो जाते हैं। इन प्रमोशंस में खास बात ये है कि आप रहते तो डिविजनल अकाउंटेंट हैं, वर्क भी प्रोफाइल आपकी सेम रहती है, सेम मोनोटोनस वर्क आप जो करते हैं स्टार्टिंग से वही आप करते रहते हैं। बस आपकी साइनिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है कि आप कितने मिनिमम बजट तक पर आप साइन कर सकते हैं। जैसे जब आप डिविजनल अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो आप 20 करोड़ से ऊपर के बजट के डिवीज़न में आपको अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये मैक्सिमम रेंज है जो कि डिविजनल अकाउंटेंट को जो जब पहला डिवीज़न मिलता है तो वो इससे ऊपर बजट का डिवीज़न उनको नहीं अलॉट होता है। तो ये सिर्फ आपका इस तरह से 40 करोड़ 100 करोड़ इस तरह से आपका बढ़ता रहता है। ये आपकी अथॉरिटी इस हिसाब से बढ़ती है कि आप कितना पैसा सेंक्शन कर सकते हैं अपने विभाग से। ओके देन इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, वर्कलोड और ओवरऑल जो जॉब प्रोफाइल है, जो भी इसके प्रोज और कॉन्स हैं दोनों, वो हम पूरा ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।